बताओ ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। वॉलेंटरी क्या होता है जहाँ पे, बताओ इसमें क्या लिखा है डिफरेंस। कुणाल आप बताओ क्या लिखा था एक बार ना, सारे ना कैमरा देखो। कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोगों से, अभी इसके डेफिनेशन में ही हमने क्या किया कि ये क्या करेगा, लोगों से डिपॉजिट क्या करेगा, डिपॉजिट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और फिर ये क्या करेगा, लोन्स जो है वो क्या करेगा, लोन्स जो है वो क्या करेगा, लोन्स ग्रांट करेगा। ठीक है, ग्रांटिंग लोन। हाँ, जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना, ये किस रेट पे करेगा, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से देखो, जब तुम लोग बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो ना अपना पैसा, बैंक तुमसे एक तरीके से क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है ना। सो ये जो रेट होता है ना, इसको, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोइंग रेट बोलते हैं। ठीक है, बैंक हमसे एक तरह से क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है। सो ये हमारा क्या हो जाता है, बोरोइंग रेट। जिस रेट पे वो लोन ग्रांट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेंडिंग रेट। ठीक है, सो ये जो डिपॉजिट रेट, यानी ये जो बोरोइंग रेट और जो लेंडिंग रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। ठीक है, ये जो स्प्रेड होता है हमारा, ये ही एक तरह से बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक आपको आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहा है, लेट्स से 2 से 3% का। आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है 6 to 7% का फिक्स डिपॉजिट। जो आपको लेंडिंग, जो आपका लोन्स है, उस पर इंटरेस्ट क्या अरेंज करता है, 10 to 12% तक का क्या होता है, आपका लेंडिंग रेट होता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्रेड। यही मेरी क्या है, इनकम होती है। ठीक है, हाँ, देख बच्चे, कमर्शियल बैंक का जो है मैंने तुम्हें ये बताया था कि जितना भी हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ना, मान लो हमारा बैंक में जो है ना, इनिशियली जो कैश जाता है, लेट्स से वो 10 लाख का जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, 2 रेशियोज करते हैं हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में, विच इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, और या फिर हमारा क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। सीआरआर हमारा क्या होता है, ये हमें किसके पास मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। हमारा हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ पैसे क्या रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं, ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है बना रहे बैंक पे। बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हर बैंक को अपने जो कुछ फंड्स होते हैं वो किसके पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। जो ये एसएलआर होता है, ये क्या होता है हमारा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। क्या होती है, हमें कुछ पैसे किसके पास रखने पड़ते हैं, अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक को क्या रखने पड़ते हैं, वो दिल कीप विद देमसेल्व्स। मुझे अपनी ब्रांच में खुद भी पैसे रखने पड़ेंगे ना, कि जमा कराने तो आगे 100 लोग, लेकिन अगले दिन 10 लोग क्या आएंगे, विड्रॉ कराने भी तो आएंगे ना। तो ये 2 तरीके की हमारी क्या होती है, रेशो होती है। सीआरआर होता है और क्या होता है हमारा, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। समझ में आया ये वाला, हाँ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जो रखना होता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का फायदा कुछ नहीं है। आपकी जो है ना, ये इनकम जो आती है, मान्या, मान लो आपका जो इनकम है ना, वो कितना है, लेट्स से कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, 10 के 10 लाख रुपए क्या करते हो, घर पे तो नहीं रखते ना। आप क्या करोगे कि 50,000 तक का खर्चा हो सकता है, बाकी आप क्या कर दोगे, बैंक में रखोगे ना। ऐसे ही बैंक करेगा, जितना कैश आ रहा है उसमें से सारा का सारा लोन दे सकता है क्या, नहीं दे सकता ना। सारा का सारा लोन दूंगी और कल को आप अपने पैसे मांगने आगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। बैंक अपने हिसाब से देखते हैं कि मेरे कितने लोग आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में वो जो परसेंटेज है वो क्या है, 1/4। ठीक है, लाइक 20 to 25% बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। रीजन में हमारी बैंकिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लोग विड्रॉ जो करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो इतना हमें क्या करना पड़ता है, अपने पास मेंटेन ही करना पड़ जाता है। ओके, समझ आया यहाँ तक, हाँ, इजी है या तो इजी। बताओ क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन अभी 4 to 6 मार्क्स लाइक पक्का आएगा। ठीक है, बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, या तो 6 मार्क का या 4 मार्क का कंफर्म आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, यूटी में टेस्ट में कहीं पे भी बैंकिंग आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना हमारे, वो क्या मनी क्रिएट करते हैं,
दे क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है। वर्चुअल मनी कैसे अर्न करते हैं, तो अगर बैंक के पास डिपॉजिट 10 लाख का आता है तो बैंक उससे कितना लोन दे सकता है, मल्टीपल टाइम्स लोन दे सकता है, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम का मतलब ये कितना लोन, मल्टीपल कितना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, वो डिपेंड करेगा कि आपकी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी चल रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा मल्टीप्लायर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी मतलब इन दोनों का, अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था, दैट वाज 1/LRR। क्या था ये फॉर्मूला, अब मान लो मुझे 25% मेंटेन करना पड़ रहा है, तो अगर मैं 1/25% करूंगी तो मेरा आंसर कितना हो गया, 4 टाइम्स। अगर ये 10% है तो ये कितना हो जाएगा, 1/10% इज 10 टाइम्स। यानी जितना ज्यादा LRR, जितना पैसा मुझे अपने पास होल्ड करके रखना पड़ रहा है, उतना ही कम क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। अब वो देखते हैं हम कैसे होता है। देखो, जब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आएगा तो मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए, विच इज, थोड़ा सा क्या था लास्ट क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बताओ क्या क्या था। Credit creation process is the process by which commercial bank is able to create money which is in far excess of the initial deposit, ठीक है। लाओ मैं इसको वापस कराती हूँ, देखो सबसे पहले बैंक के पास क्या आएगा, एक प्राइमरी डिपॉजिट आएगा, ठीक है। वो प्राइमरी डिपॉजिट कितना हो सकता है, लेट्स से 100 रुपए का मेरा क्या आ रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट आ रहा है, 100 रुपए का मेरे पास क्या आया, कैश आया, ठीक है। अब इस प्राइमरी डिपॉजिट को बैंक ने ऑब्वियसली क्या देना है, बैंक क्या देगा, इस अमाउंट का लोन देगा, ठीक है। लेकिन ये लोन कितना दिया जा सकता है, 1,000 या 10,000 नहीं, पहली बार में लोन कितना देगा, डिपेंडिंग अपॉन योर LRR, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट से हमारा जो LRR है वो कितना है, 10% है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं क्या रखूंगी, अपने पास रिजर्व कितने मेंटेन करूंगी और लोन कितने का दूंगी। अब बताओ, अगर मैंने बोला कि 10%, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन 10% लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करने में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 रुपए अपने पास रखे, बाकी का 90 रुपये क्या कर दिया, किसी को लोन दे दिया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या लिए थे, 2 अजम्पशन भी लिए थे। क्या अजम्पशन ली थी मैंने, वो कि एक तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, बैंक से करते हैं, और ट्रांजैक्शन भी सारी की सारी कैसे होती है, बैंक के थ्रू ही होती है, एक ही बैंक से हो रही है, एज्यूम किया था, ठीक है। अब जैसे ये मैंने लोन दिया, ये लोन किसी ने क्या करना होगा, किसी और को पे करना होगा, है ना। तो ये 90 रुपीज जो है वापस हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिपॉजिट की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर बैंक क्या करेगा, इस 90 का क्या करेगा, 10% क्या कर लेगा, अब 90 का 10% वुड बी 9, फिर इसका हम क्या करेंगे, 81 का क्या कर देंगे, लोन दे देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये 81 वापस से हम, अब देखो यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ये जो सारा का सारा डिपॉजिट और ये लोन दिया जा रहा है, ये कैसे, कुछ भी कैश में नहीं दिया जा रहा, ठीक है। ये सारा कैसे जा रहा है, वर्चुअली आपका अकाउंट खुल रहा है, आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग ऑनलाइन मुझे पे करो, कुछ कैश की एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा आ रहा है, विच इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली गुड। एक्चुअल में ट्रांजैक्शन जो है ना, किसी भी कंट्री की ऐसे ही होनी चाहिए कि पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करे, रादर देन वो कैश में हो, ठीक है। क्योंकि उसके पास ना, जब ऐसे की ट्रांजैक्शन होने लग जाएंगी ना, बैंक को हमेशा पता होगा कि मेरे पास कितना पैसा है। जब लोग बहुत ज्यादा विड्रॉ करते हैं ना कैश, एक तो कैश का इकोनॉमी चलने लग जाता है जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। अब मैं भूल थोड़ी सकती हूँ कि मेरे को प्रीति ने फीस दिया है नहीं दिया, माना ने फीस दिया है नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। लेकिन अगर कैश के फॉर्म में है तो वो भूल सकती हूँ मैं, हो सकता है मैंने रिकॉर्ड किया नहीं रिकॉर्ड किया, एक तो मेरे भी हाथ पे हो गया, ठीक है। अगर आप मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसका मतलब क्या, सरकार को भी पता ना कि इनके अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, एवरी अकाउंट इज, देखो ये भी तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो हमें मिस नहीं करनी है वो तो ऑब्वियसली इसका क्या है, डेफिनेशन है ना। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन को हम और क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये दोनों एक ही चीज के नाम है। सो इफ दे आर आस्किंग कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, तो वो क्या है, सेम ही चीज है, ओके। So through the process of money creation or credit creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial deposit. जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है उससे कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स मनी क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्व रेशियोज, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है, इसको आप कैसे समझ सकते हो, बाय मेकिंग टू assumption. Now what are these assumptions?
दैट एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, एक ही यूनिट है ये, हालांकि अलग अलग होते हैं बट समझने के लिए हमने क्या करा, एज्यूम किया, ठीक है। एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर राउटेड थ्रू दैट बैंक ओनली, कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक ही यूनिट है और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, इसी बैंक से हो रही हैं, ओके। हाँ अच्छा, अभी इसको ये लिखना है, फिर उसके बाद assumption लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, क्वेश्चन जब भी शुरू होगा ऐसे ही लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके देखो, अब इसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने अपना टेबल बनाया, क्या टेबल है यहाँ पे कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना आ रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट, ये वाला जो डिपॉजिट होता है ये हमारा क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट। इसके बाद के जो लाइक जो मनी की फॉर्म में क्या वो प्राइमरी, इसके बाद के जो डिपॉजिट हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट होते हैं। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो अभी हमने देखो यहाँ पे मैंने कितना दिया, 80% के मैं क्या देती जा रही हूँ, लोन्स, और 20% का मेरा क्या जाता जा रहा है, रिजर्व जाते जा रहे हैं, है ना। सो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना मैं ऐसे लिखूंगी 1/20%, तो ये कितना टाइम्स मनी क्रिएट होगा, 5 टाइम्स क्रिएट होगा, ठीक है। अब अगर मनी 5 टाइम्स क्रिएट हो रही है तो इसको टेबल में हम कैसे दिखाएंगे, 1000 का डिपॉजिट है, राउंड 1 राउंड 2 करके बाकी छोड़ देना, क्योंकि टेबल कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा एक नंबर का कुछ फ्रैक्शन लोगे, सो ऑलवेज लेफ्ट विद समथिंग, है ना। सो ये 1000 से हमारा कितना हो जाएगा, 5000। फिर 5000 का 80% हम यहाँ क्या लिखेंगे, लोन्स में, और 20% हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना आपका प्राइमरी डिपॉजिट था उतने ही आपके पास टोटल क्या रहेंगे, रिजर्व्स रहेंगे, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपका मनी इतने टाइम्स मल्टीप्लाई ना हो जाए, ठीक है। अब इस चीज को और समझना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है बैंक में सिर्फ एक दिन 1000 आएंगे, बैंक में एक दिन पता नहीं कितना डिपॉजिट आएगा, उससे पता नहीं कितना लोन दिया जाएगा, फिर उसके अगले दिन भी मल्टीपल टाइम से, तो ये साइकिल चलता रहता है, एक साइकिल मेंटेन होता है जिसके थ्रू बैंक कमाता है, ओके। ये सिर्फ समझने के लिए कि एक बार डिपॉजिट आया और कब तक होता रहेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है, बट ऑन अ बिगर पिक्चर यही कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। ये समझ आ गया, अब देखो, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, है ना। However, बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग क्या करने आएंगे, विड्रॉ करने आएंगे, ठीक है। अब वो हम क्या करेंगे, देखो, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू गिव सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व, और उसको हम क्या बोलते हैं, LRR बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका क्या लिख के आओगे, यू विल राइट द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका, ये हम ये वाली लाइंस नहीं भी लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे फाइन, कि कितना रखते हैं डिपॉजिटर, उसमें सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्वियसली सारे डिपॉजिटर जो है विड्रॉ करने नहीं जाएंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल कि ये लोग कितना जो है रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखोगे इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, हाँ हाँ बोलो। इसमें जो है ना ये भी हमें लिख के आना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट होगा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट कितने का था, 100 का, मनी मल्टीप्लायर कितने का था, 5 का, तो टोटल डिपॉजिट कितने का क्रिएट होगा, 500 का। उसमें से लोन कितना गिवन करेंगे, टोटल डिपॉजिट कितना है 500, इनिशियल डिपॉजिट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 400 का लोन आ जाएगा। यही किया था ना टेबल में, हमने किया था ये टेबल में, ये देखो, ये 1000 का हमारा क्या था डिपॉजिट, 1000 में से मल्टीप्लाई इतना, लोन रिजर्व माइनस करेंगे तो कितना आ गया, लोन इतना दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा फंक्शन, ठीक है। देखो सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन जो है अभी मैंने तुम्हें कराया था कि सेंट्रल बैंक क्या है हमारा, इट इज एन apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the economy, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक पूरा का पूरा क्या करता है, जो कंट्रोल होता है वो सारा का सारा कौन करेगा, RBI करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। अब देखो इसके फंक्शन जो है ना वो बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसका जो पहला फंक्शन आता है वो हमारा कौन सा फंक्शन आता है, ये आता है हमारा करेंसी अथॉरिटी, ठीक है। अब करेंसी अथॉरिटी क्या है, सारा का सारा जो प्रिंट करने का अथॉरिटी होता है, ठीक है। अब देखो अब हमें जो फंक्शन करने हैं, फंक्शन में सबसे पहला क्या है हमारा, करेंसी अथॉरिटी, ठीक है। पता है ना सबको करेंसी कौन प्रिंट करता है, RBI प्रिंट करती है करेंसी, है ना। करेंसी के ऊपर किसकी अथॉरिटी, किसके साइनिंग होती है करेंसी के ऊपर, गवर्नर की, ठीक है। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। अब इसमें ना करेंसी में ध्यान रखना है,
मैम वैसे बुकलेट का नहीं सारा कर ले। आरबीआई साहब देखो, अब इसके करने के जो है ना फायदे क्या क्या होते हैं। देखो पहला फायदा क्या हो जाता है हमारा कि एक तो हमारी क्या रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहती है। कभी किसी के पास ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी के पास कोई 2000 का नोट पिंक आ गया, किसी के पास लाइट पिंक, डार्क पिंक, है ना, कलर कोई चेंज नहीं होते ना। तो जब एक ही के पास रहते हैं और मिंट्स भी हमारी बहुत कम है, तो उसमें हमारी क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, विच इज रिक्वायर्ड, है ना। फिर लोगों का क्या रहता है, जब एक ही अथॉरिटी होगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत रहता है करेंसी के अंदर, कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने लग जाए ना, तो तुम लोगों को खैर इतना अभी पता ही नहीं होगा कि करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होने से क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपका पूरा का पूरा परचेजिंग पावर डिपेंड करता है कि रुपए की क्या पावर है ना। अगर हमने किया था ना रियल इनकम और मॉनिटरी इनकम में, यही तो डिफरेंस होता है। अगर आज मैं 10,000 रुपए कमा रही हूँ, ठीक है, आज उसका एक परचेजिंग पावर है विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर रुपए का वैल्यू गिरता जाए गिरता जाए गिरता जाए, बहुत ही ज्यादा गिर जाए, तो वो कागज के टुकड़े के लिए आपकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, है ना। मीन्स ये चीजें आपको क्या करने वाली है, दे आर गोइंग टू फेच यू सम प्रोडक्ट, ठीक है, वही तो उसके वैल्यू है ना। तो अगर आप उसका एक्सचेंज वैल्यू खत्म होता जाएगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू मतलब, हाँ जैसे ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था, हमारा जो करेंसी है उसका वैल्यू गिर गया था, ठीक है। फिर क्या, सप्लाई ऑफ मनी कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज। मुझे कभी भी इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली, क्योंकि है ही मेरे हाथ में। अगर मेरे हाथ में, मैं रुपी क्या कर लूंगी, मार्केट से निकाल लूंगी, तो क्या हो जाएगा, मार्केट से मैंने रुपी निकाल लिया, मैंने खुद खरीद लिया बड़ा सारा रुपी, अब क्या करेंगे, अब रुपये की क्या होगी, शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करा है, जिसकी सप्लाई कम होगी उसका प्राइस क्या हो जाता है, मतलब लोग अब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई है नहीं, जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ना हमें रुपये की वैल्यू भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अभी कितना चल रहा है रुपये का वैल्यू, वैल्यू हम कैसे बताते हैं, लिख के नहीं बताते वैल्यू। वैल्यू रुपये का या किसी भी करेंसी का जो मेजर होता है, दैट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है। हमारा एक सिस्टम है, कंट्रोल करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, दैट इज इजी व्हेन देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। एक से थोड़ा इजी रहता है, बड़े सारे लोग हों तो कोई बढ़ा देगा कोई कम कर देगा, वो वाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल, सेम ही पॉइंटर्स है, ठीक है। वो इंक्रीज डिक्रीज करना आसान है, सुपरविजन करना आसान है, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा करेंसी अथॉरिटी, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट हम करते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक के ना हम वो कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन में कितने फंक्शंस आते हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शन में आते हैं 5 फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पहला फंक्शन जो हमने क्या किया है, वो हमने किया है करेंसी अथॉरिटी। सेकंड फंक्शन जो हम करेंगे वो हम करेंगे गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। थर्ड फंक्शन जो हम करेंगे वो हम करेंगे हमारा बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। फोर्थ हम करेंगे वो हम करेंगे हमारा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। और फिफ्थ हम करेंगे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। ये वाले सारे टॉपिक, ये पांचों करने हैं अब हमें, ठीक है। उसमें से हमने एक कर लिया विच इज करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा, सारी की सारी करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी का कॉइन, सॉरी 1 रुपी का नोट, एंड सारे के सारे कॉइन्स कौन प्रिंट करता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इससे हमारे फायदे क्या होता है, पहला फायदा क्या होता है, जल्दी से बताओ कोई भी, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन रिजर्व, हाँ जी। सो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि एक तो हमारी क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। फिर हमें क्या होता है, कंट्रोल करना जो है वो हमारा क्या रहता है, इजी रहता है। इंक्रीज डिक्रीज करना क्या रहता है, इजी रहता है। और एक और पॉइंट था ना, इंक्रीज डिक्रीज के साथ गवर्नमेंट का सुपरविजन इजी हो जाता है, ठीक है, व्हेन दे हैव ओनली वन अथॉरिटी टू कंट्रोल, ओके। अब हमारा क्या आता है, गवर्नमेंट बैंक। देखो गवर्नमेंट बैंक क्या है, हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं, कमर्शियल बैंक में। सरकार अपना पैसा कहाँ रखती है, मतलब सरकार के लिए जो बैंक है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आरबीआई हो जाता है, ओके। अब हम करते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या, ये तो मैम जो सारा टैक्स मनी होता है वो आरबीआई के पास होता है, हाँ सारे के सारे, सारा, हाँ वो वहीं से फिर मैनेज होता है, ओके।
देखो अब हमारा क्या, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब देखो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, 3 फंक्शन परफॉर्म करता है सरकार के लिए, ठीक है। सरकार के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक तो बैंकर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक एजेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्या, एज अ बैंकर ये क्या परफॉर्म करते हैं, देखो it performs the same function for government which commercial bank perform for their customer। जो हमारे लिए कमर्शियल बैंक है, बैंक के लिए वो क्या है, आरबीआई, ठीक है। तो पहला क्या करेगा, उनके जितने भी कैश बैलेंसेस हैं स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, कहाँ रहेगा, आरबीआई। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडिया है ना क्या होता है, क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट क्या चलती है, जो सेंटर के लेवल पे चलती है, जो कौन सी है हमारी अभी, सेंटर की गवर्नमेंट कौन सी है हमारी, बीजेपी है, ठीक है। एक हमारी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, जो स्टेट के अंदर है, जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस, हरियाणा के अंदर बीजेपी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका कैश क्या रहेगा, वहां पे रहेगा, है ना। सेंट्रल बैंक एडवांसेस टेम्परेरी लोन्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स विदाउट इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करता है, सरकारों को क्या कर सकता है, लोन भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार और बैंक किसके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए तो काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे लोन्स दिए जा रहे हैं, ओके। परचेज एंड सेल ऑफ बिल्स एंड करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि करेंसी को और बिल को सेल परचेज करना परफॉर्म करते हैं। देखो जो भी हमारे पब्लिक डेट हैं या फिर जो भी हमें न्यू लोन इशू करने होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो काम करना है वो सारा का सारा एज एन एजेंट कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। एज एन एडवाइजर की इकोनॉमिकल फाइनेंशियली जितने भी हमारे मॉनिटरी मैटर्स हैं उसमें खाली ऐसा नहीं कि आरबीआई अकेले काम कर रहा होता है, आरबीआई इन पैरेलल टू गवर्नमेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। समझ में, अगर डीमोनेटाइजेशन सरकार ने करा था तो करा किसकी हेल्प से था, आरबीआई की हेल्प से किया था। आरबीआई अकेले खुद से डिसीजन नहीं ले सकता कि डिमोनेटाइजेशन करेंगे, आरबीआई एंड गवर्नमेंट पैरेलल काम करते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी में क्या काम करना है, ओके समझ गए, ओके। देखो बैंकर्स बैंक क्या होता है, तो अभी बैंक अपना पैसा क्या रखेगा, उसको भी तो अपना पैसा कहीं ना कहीं रखना है ना, तो वो अपना पैसा कहाँ रख देता है, आरबीआई के पास रख देता है, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का वो क्या होता है, सुपरविजन करना बैंक्स का, ठीक है। जितने भी बैंक्स है ना हमारे वो सब का, क्योंकि हमने क्या कहा था अभी, तो हमने उसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एपेक्स बॉडी है जो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ऑपरेट करेगी, रेगुलेट करेगी, डायरेक्ट करेगी किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है द कमर्शियल बैंक बाय पीरियोडिकली इंस्पेक्शन ऑफ बैंक एंड रिटर्न फाइल्ड बाय देम। और ये कैसे, मैंने तो बताया था ना कि कितना एक्सट्रीम ऑडिट होता है आरबीआई का, पता है ये लोग ना। चलो अभी देखो इसमें क्या आता है, लाइसेंसिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सपेंशन ऑफ बैंक करना है, मर्जर्स करने हैं, अमालगमेशन करना है, लिक्विडेशन करना है। चलो इनके मीनिंग भी समझा देते हैं। लाइसेंस पता है ना, लाइसेंस क्या होते हैं, बैंक खोलना तो लाइसेंस चाहिए, है ना। एक्सपेंशन, कितनी ब्रांचेस और खोलनी है। अब मान लो एसबीआई कहता है कि गुड़गांव में एक ब्रांच और खोल देंगे, गुड़गांव में ऑलरेडी 15 ब्रांचेस है, तो आरबीआई मना कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी 15 ब्रांच है, खोलनी है तो किसी रूरल एरिया में खोलो जहाँ पे आपकी ब्रांच नहीं है, ताकि हमारा और बैंकिंग क्या हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, मर्जर्स या अमालगमेशन करना है। मर्जर्स क्या होता है, दो बैंक को मर्ज करना है, ठीक है, बड़ा बैंक है छोटा बैंक है मर्ज कर दो। या अमालगमेशन की एक बैंक दूसरे बैंक को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, मर्जर नहीं हो रहा, खरीद ही रहा है, ठीक है। तो वो सारे करना है, तो वो कौन कराएगा, आरबीआई कराएगा। फिर क्या, लिक्विडेशन ऑफ बैंक, लिक्विडेट करना मतलब उसकी सारी की सारी एसेट या लाइबिलिटी खत्म करना है एक बैंक को, लिक्विडेट करने का मतलब होता है बंद कराना, ठीक है। तो वो एक आइडेंटिटी बंद करा के उसको कैसे कन्वर्ट करना है, क्या उसका सारा प्रोसीजर रहेगा, दैट इज ऑल डन बाय आरबीआई। अच्छा अगेन, एक तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, दूसरा ये क्वेश्चन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके फंक्शंस में से। फंक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही आता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। पक्का पूछेंगे ये भी तुम लोगों से, एटलीस्ट अभी के पेपर में जब मैक्रो थोड़ा कम मार्क खाएगा, ठीक है। देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहने का क्या मतलब है, बैंक बहुत सारी चीजें ऐसे बोलेगा कि मान्या, जैसे मान लो आपका एक अपना बैंक है, तनीषा का अपना बैंक है, प्रीति का बैंक है, तनीशी का अपना बैंक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एज मैं आरबीआई हूँ, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो ऐसा करो, ज्यादा कंजम्पशन के लिए लोन नहीं दो, प्रोडक्शन के लिए लोन दिया करो, फार्मर्स को लोन दिया करो, है ना। तो अब मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, कोई इसमें आरबीआई आपको आके ना ये नहीं बोलेगा कि ऐसा ही करना है, इसी को लोन दो, क्योंकि आरबीआई चेक थोड़ी कर सकता है आगे आके आप किसको लोन दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो। तो मैं क्या कहती हूँ, एक जनरल गाइडलाइन देती हूँ, ठीक है।
लेकिन फिर भी सारे बैंक उन जनरल गाइडलाइन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं फॉलो? क्योंकि अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी पैसे की, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई मेरा क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं से मदद नहीं आएगी तो मुझे कौन बचाएगा, आरबीआई बचाएगा। तो तुम सारे मेरी बात क्या करोगे, मानते ना, घर पे पेरेंट्स की बात क्यों माननी पड़ती है, क्योंकि कौन लेके देगा आईफोन, कौन लेकर आएगा खर्चे, कौन कपड़े लेके देगा, तुम तो कमाते नहीं अभी, है ना, पेरेंट्स, तो वो आपके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है ना। ऐसे ही सब कमर्शियल बैंक के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है, उसका सेंट्रल बैंक। इसलिए हमें उसकी सारी बातें क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। अब देखो क्या है, इसको ऐसे ही लिख के आना है, इसको ना सिर्फ जितना मैंने, देखो कई बार क्या, देखो अभी क्या करना है, इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स डिपॉजिटर, यानी हम सब ने जो पैसा अपने बैंक में, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक जो पैसे रख रखे हैं, अगर वो नहीं दे पा रहा, फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन, तो उसके रेस्क्यू के लिए कौन आता है, सेंट्रल बैंक आता है। ठीक है, अब देखो कैसे था, as the lender of last resort, the central bank assumes the responsibility of meeting all legitimate demands for funds by commercial bank। तो कमर्शियल जो लेजिटिमेट डिमांड है, जो फेयर डिमांड है, ठीक है, उसको वो पूरा करेगा अंडर इमर्ज कंडीशन। जो भी कंडीशंस हो गई, आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, लेजिटिमेट कंडीशंस है, तो वहां पे आपकी आरबीआई क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, देखो, इफ सेंट्रल बैंक डज नॉट रेस्क्यू अ कमर्शियल बैंक, इट हैज टू गो बैंकरप्ट एंड क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। पैसा कोई और देगा नहीं, अगर आरबीआई नहीं करेगा तो ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे अपने, ठीक है ना, एक बैंक बंद करना पड़ेगा। हाउएवर द सेंट्रल बैंक इन इट्स पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट और बैंकिंग इंटरेस्ट हमारा, जनरली कम्स टू रेस्क्यू ऑफ द इंडेटेड और इन क्राइसिस कमर्शियल बैंक। ठीक है, वो आ जाएगा, क्योंकि एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है हमारा कि हमें लोगों को क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए वो बचा ही लेगा। ठीक है ना, सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन, वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को अपनी तरफ से क्या दे देगा, लोन्स देगा। ठीक है, ऐसे नहीं देंगे कि हम तुम्हें, जैसे मम्मी पापा तो पैसे दे देते हैं, ऐसे नहीं पैसे देगा, उसके बदले क्या लेगा उनसे, जो भी उनके पास अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या फिर उनके पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसको डिस्काउंट करके उनको पैसा दिया जाएगा कि इन फ्यूचर, अभी हम आपको पैसे दे रहे हैं, इन फ्यूचर आप बैंकिंग करो, संभालो, और ये पैसा आपको इन रिटर्न हमें क्या करना है, पूरा का पूरा उसका रेस्क्यू प्लान बनता है कि इस बैंक को कैसे रिवाइव किया जाए, इसको कितना लोन देने की जरूरत है, कितनी इसकी ब्रांचेस जो हैं अक्यूमुलेट करनी पड़ेंगी, लाइक किस तरह से फंडिंग करनी है, उसका एक पूरा रेस्क्यू प्लान बनता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक है, अब ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कोई भी इसके अलावा नहीं लिखेगा, मतलब इससे बेटर लिख सकते हो तो लिखना, इतना तो कम से कम लिख देना। ठीक है, इसकी चेंज नहीं करनी लैंग्वेज वगैरह, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंकर्स बैंक में जो हमने लास्ट पढ़ना, वो हमने क्या पढ़ना है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, जब भी तुम मुझे चेक देते हो, है ना, या फिर हम जो भी पेमेंट्स करते हैं चेक के थ्रू, वो सेटल कौन करता है, आरबीआई सेटल करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो चेक देते हैं, आपने मुझे चेक दिया आईसीआईसीआई का, मेरा बैंक है एचडीएफसी में, तो मैं अपने बैंक में जाऊंगी, मैं बोलूंगी ये लो चेक, है ना, तो एचडीएफसी को क्या करेगा, एचडीएफसी क्या करेगा, उस चेक की एक इमेज लेगा, हाँ, फोटो खींचेगा उस चेक की, अभी इमेज लेगा, पहले इमेज नहीं लेते थे, पहले फिजिकली चेक भेजने पड़ते थे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एचडीएफसी एक इमेज खींच के क्या करेगा, आरबीआई को भेजेगा। ठीक है, कि ये देखो हमारे पास ना इस अकाउंट पे एक चेक आया, फिर आरबीआई क्या करेगा, आईसीआईसीआई को भेजेगा कि देखो आपके एक डिपॉजिटर ने ऐसे ऐसे पेमेंट के लिए बोला, चेक कर लो। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि साइन मैच हो रहे हैं, अमाउंट ठीक है, इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं भी कि नहीं है। ठीक है, आईसीआईसीआई अपने अकाउंट से पैसे निकाल के क्या करेगा, पहले तो कस्टमर के अकाउंट से लेगा, फिर अपने अकाउंट में डालेगा, अपने अकाउंट से क्या करेगा, आरबीआई को देगा। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, एचडीएफसी में पैसे डालेगा, फिर एचडीएफसी अपने अकाउंट होल्डर में पैसे डाल देगा। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है। तो मैम चेक क्लियर होने में इससे टाइम लगता है? चेक क्लियर होने में अब तो बहुत कम टाइम लगता है, तो 3 दिन में पैसे आ जाते हैं अकाउंट में, तीसरे दिन पैसा आ जाता है, पहले 15 दिन लगते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि सब जितने भी हर एक बैंक के बंदे होते थे ना, वो सारे जाके बैठते थे, फिर वो देखते थे कि आईसीआईसीआई वाले, मैनुअल क्लियरिंग होती थी हर एक का क्लियरिंग हाउस में, फिर वहां से फिजिकली चेक भेजे जाते थे, फिर वहां से पैसा आता था, फिर 15-15 दिन लगते थे। मतलब मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी वही चीज देखी है अब, क्योंकि मैं 10 साल पहले से, तो अब क्या हो रहा है, ये चेक की इमेज और ऐसे ही जा रहा है। उससे पहले के जो बैंकर थे ना, जो हमारे सीनियर्स होते थे पुराने, बहुत बड़े बड़े, वो हम बताते थे कि अब तो बहुत आसान हो गया, पहले बहुत लेबर होती थी बैंक में, कितने लोग, अभी तो हम सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पहले तो बैंक में कितनी कितनी लंबी लंबी लाइंस लगती थी,
बहुत टाइम लगता था बैंक में, ठीक है। अभी तो बहुत इजी हो गया, हम लोग घर पे बैठे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इट्स वेरी इजी, पहले बहुत मुश्किल होता था। तो इसमें क्या लिखे आना है, इट एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी पे क्या डाला है, क्लेम डाला ना कि पैसे दो। तो जो कमर्शियल बैंक के आपस के क्लेम्स होते हैं चेक्स को लेके अकाउंट होल्डर्स के, तो वो भी सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं, क्लियरिंग हाउस के थ्रू, ठीक है। और आरबीआई इस काम के कोई पैसे नहीं लेता है ना, आरबीआई पैसे नहीं लेता, ये सारा का सारा काम फ्री में करके देता है। कभी कैसे दे रखा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वो बोल रहा है आप कैलकुलेट करके दो मुझे, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। सो यहाँ पे ना अब मुझे पता है कि अगर मुझे इम्पोर्ट कैलकुलेट करना है तो वो कौन से फॉर्मूला से आएगा, बताओ, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल ना, फिक्स्ड में फिर इन्वेंट्री ऐड होती है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है हमारा, x माइनस एम होता है, x माइनस एम, ठीक है, यही होता है ना। और इसका जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है, इसका आंसर किसके इक्वल आता है, जीडीपी एट एमपी के इक्वल आता है। ओके, अब देखो ढूंढो, इसमें दे रखे हैं ये देखो, ये दोनों जो है ना, ये मेरा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। मैंने कहा था ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में क्या करना है, एक तो हाउस होल्ड का करना है और दूसरा उन्हीं हाउस होल्ड का करना है जो क्या प्रोवाइड करते हैं, वैसी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550। फिर गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने देखो जो गुड्स परचेज किए, जो कॉम्पेंसेशन दिया एम्प्लॉयज को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा आ गया, दैट इज 450 प्लस जीडीसीएफ। जीडीसीएफ देखो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा जीडीसीएफ, ये हमें क्या दे रखा है, नेट फिक्स दे रखा है और चेंज इन स्टॉक दे रखा है। तो जब मैं 150 को और चेंज इन स्टॉक 250 400 को ऐड करूंगी तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एनडीसीएफ आएगा, जीडीसीएफ तो आएगा नहीं, है ना। तो ये कितना हो गया मेरा, 400 हो गया, प्लस एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, माइनस हम एम ले लेते हैं, वो वैल्यू निकालनी है। अब वो किसके इक्वल आएगा, जीडीपी एट एमपी के इक्वल भी नहीं आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो यानी अगर मुझे एनडीपी एट एमपी की वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना। अब एनडीपी एट एमपी के लिए हम देखते हैं कि कोई और चीज दे रखी है यहाँ पे जिससे कैलकुलेट हो सके, बिल्कुल दे रखी है। क्या दे रखा है यहाँ पे, सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये डालू सेल्स 3500 प्लस चेंज इन स्टॉक 250 माइनस आईसी कितना है 1650, तो क्या हो जाएगा 3750 माइनस 1650001 और ये कितना हो गया 2100 आ गया। ये क्या आ रहा है अभी हमारा, ये क्या है मेरा, ये आया मेरा जीडीपी एट एमपी, है ना। अब जीडीपी एट एमपी में क्या करूँ, ये डेप्रीसिएशन दे रखा है मुझे कहीं पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर ग्रॉस में मैं ये 100 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी आ गया। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूं, इस वैल्यू को 2000 को मैं यहाँ रख दूं तो मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा एम, सिंपल। यानी दो मेथड यूज करके मेरे को क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आ, सुहानी आपके पास बुकलेट पहुंच गई क्या, ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला मेथड करके हमको सॉल्व करना है।